हाँ जी, लास्ट टॉपिक जो हमारा आज डिस्कस करने वाला है वो है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर जैसे नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है, यानी पेरेंट्स जो अपने ऑफस्प्रिंग को केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं पेरेंटल केयर। अब पेरेंटल केयर जो है ये पैटर्नल केयर भी हो सकती है, बाय पैटर्नल केयर भी हो सकती है और मैटरनल केयर भी हो सकती है। पैटर्नल केयर इसको हम कब कहेंगे, जब ये फादर की तरफ से प्रोवाइड की जाए। मैटरनल केयर जब मदर प्रोवाइड करे, ठीक है। और बाय पेरेंटल केयर जब फादर के साथ मदर भी यंग वन को केयर प्रोवाइड करे तो उसको हम कहेंगे बाय पेरेंटल केयर। अब ये जो मेल्स और फीमेल्स जो हैं ये केयर प्रोवाइड करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, तो इसका जो फायदा है वो उन्हें ये होता है कि इससे उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन्हांस होती है, कि उनकी जो जीन्स हैं वो आगे ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। सर्वाइवल जो है यंग का वो इंश्योर होता है, ठीक है। और इससे फिर जाहिर है कि अल्टीमेटली जो पेरेंट्स हैं उनको उससे फायदा होता है, ठीक है। जो पेरेंटल मैम केयर है, स्लाइड्स शो नहीं हो रही। मैं स्लाइड से भी शो करती हूँ। जो पेरेंटल केयर है वो हमें मुख्तलिफ वर्टिब्रेट स्पीशीज में भी नज़र आ रही होती है, यानी बर्ड्स में, मैमल्स में, एम्फीबियंस में, फिशेज में। हमें मुख्तलिफ में जो वर्टिब्रेट्स हैं हमें हर एक में जो पेरेंटल केयर है वो किसी न किसी फॉर्म में नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो इसमें मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर करती हूँ। हाँ जी, जो पेरेंटल केयर है जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रेट्स में हम पेरेंटल केयर देखते हैं, तो पेरेंटल केयर जो हमें वर्टिब्रेट्स में नज़र आती है, फिशेस में अगर आप देखें तो उनमें से 21% फिशेस की जो फैमिलीज हैं वो पेरेंटल केयर शो करती हैं। और उन 21% में से जो 61% स्पीशीज हैं जिनमें पेरेंटल केयर प्रोवाइड की जाती है उनमें मेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरह अगर आप एम्फीबियंस की बात करें तो उनमें 71% स्पीशीज में हमें पेरेंटल केयर नजर आती है, और उनमें से यानी 50-50% रेशो है मेटरनल और पैटर्नल केयर की, ठीक है। फिशेज में हमने देखा वहाँ पे मेल्स जो है वो पेरेंटल केयर ज्यादा प्रोवाइड कर रहे थे, एम्फीबियंस में ये तकरीबन सेम है रेशो, ठीक है। अगर आप बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स में सारे बर्ड्स ही पैटर्नल केयर शो करते हैं, और जो पैटर्नल केयर है वो पेरेंटल केयर है, सॉरी, वो यूजली बाय पेरेंटल केयर होती है, यानी मदर और फादर दोनों मिल के ऑफस्प्रिंग्स को नरिश करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात बाय पेरेंटल नहीं भी होती, यूनिपेरेंटल केयर भी होती है बर्ड्स में, वो भी नज़र आती है। लेकिन ये है कि सारे के सारे बर्ड्स ही पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह सारे के सारे मैमल्स भी प्रोवाइड करते हैं। और मैमल्स में अगर आप देखें तो यूजली मदर ये जो है वो केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात दोनों मिलके भी कर रहे होते हैं प्रोवाइड पेरेंटल केयर। मदर इस वजह से मैमल्स में यूजली करती है कि लैक्टेशन की वजह से, कि यानी उसी का ही अपने ऑफस्प्रिंग के साथ बॉन्ड होता है, जिस वजह से वो ही करती है। और उसके अलावा मुख्तलिफ हाइपोथेसिस दी जाती हैं कि हमने देखा फिशेज में मेल प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्फीबियंस में मेल और फीमेल दोनों कर रहे हैं, बर्ड्स में जो हैं वो भी दोनों कर रहे हैं, यानी कि बाय पेरेंटल मिल के कर रहे हैं, ठीक है। मैमल्स में हम देखें तो हमें बाय पेरेंटल भी नज़र आती है और यूनिपेरेंटल भी नज़र आती है। तो अब ये कैसे डिसाइड हो कि कौन उनमें से पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगा, इसके लिए मुख्तलिफ हाइपोथेसिस दी जाती हैं।
जो एक हाइपोथेसिस दी जाती है कॉन्फिडेंस ऑफ पैटर्निटी, जब मेटिंग के दौरान, मेटिंग के बाद फादर को ये श्योरिटी हो कि ये मेरे ही हैं, तो वहाँ पे जो पेरेंटल केयर है वहाँ पे फादर भी प्रोवाइड, ठीक है। और ये अमूमन कब होता है, जैसे आप फिशेस में देखें कि उन्होंने वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो एग्स पे जब वो मेल्स अपने उनको फर्टिलाइज करते हैं, स्पर्म्स एग्स को फर्टिलाइज करते हैं फिशेस में रिप्रोडक्शन की सूरत में, तो वहाँ पे फिर पैटर्निटी इंश्योर है, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे मेल्स केयर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह एक और हाइपोथेसिस दी जाती है ऑर्डर ऑफ गैमीट रिलीज, जो जो इंडिविजुअल बाद में गैमीट रिलीज करता है, जो वो उसके पास ये चांस होता है कि वो उस मौका से निकल जाए, ठीक है। फर्स्ट टू डिपॉजिट गैमीट्स कैन डिजर्ट, जो पहले डिपॉजिट करता है वो लीव कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा ये कि अब जैसे हमने वो फिशेस में देखा कि एग ले करके तो फिशेस गायब, इसी तरह एम्फीबियंस में अगर आप देखें तो एम्फीबियंस एग ले करके तो पीछे से जो मेल्स होंगे वो स्पर्म स्प्रिंकल करेंगे एग्स पे और खुद ही उनको केयर भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह एक और हाइपोथेसिस दी जाती है एसोसिएशन, कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जब केयर की जरूरत है उस टाइम पे जो भी सेक्स वहाँ पे मौजूद होगी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, वो केयर प्रोवाइड करेगा। तो ये उस सूरत में अमूमन होता है कि आप देखिए कि अगर आप देखें ना एसोसिएशन इस हाइपोथेसिस के हवाले से, तो जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पे फिर कौन करीब होगा, फादर। जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पे जाहिर है एट द टाइम ऑफ बर्थ मदर को ही केयर प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो ये इस एसोसिएशन हाइपोथेसिस पे भी डिपेंड करते हम कर सकते हैं कि कौन जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इन हाइपोथेसिस की आपको समझ आ गई? यस मैम। अच्छा जी। अब यहाँ पे फिशेस और फ्रॉग्स का कुछ डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फैमिलीज हैं इनकी फिशेस की, जिनमें जो मेल है वो केयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जहाँ पे मेल केयर प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, ठीक है। मेल जो है वो साइड से अटैच्ड होगा, मेल उन एग्स के पास स्टे करेगा, ठीक है। या माउथ ब्रूडर फिशेस में मेल्स जो हैं वो एग्स को माउथ में कैरी करेंगे, ठीक है। और यानी ये अब ये जो मेल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस किस्म की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इस किस्म की केयर हो सकती है, यानी मुख्तलिफ अंदाज में अपने उन एग्स को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हर एक यहाँ पे फैमिलीज दी गई हैं, यानी 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें मेल जो है वो साइड पे अटैच रहेगा, 12 ऐसी हैं जिनमें मेल जो है वो उन एक्स के पास मौजूद रहेगा, 6 उनमें से ऐसी फैमिलीज हैं फिशेस की जिनमें मेल जो है वो एग को कैरी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी दिया गया कि जहाँ पे फीमेल केयर करती है तो वो किस तरह से केयर कर सकती है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का क्या पैटर्न है, ठीक है। बाय पेरेंटल केयर जो है उसमें क्या पैटर्न है, कितनी जो फैमिलीज हैं वो बाय पेरेंटल केयर शो कर रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप फ्रॉग्स का देखें तो फ्रॉग्स में तकरीबन सेम रेशियो है, लेकिन आप देखिए कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो वहाँ पे मेल ज़्यादा केयर प्रोवाइड करें, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो वहाँ पे फीमेल ज़्यादा केयर प्रोवाइड करें, फीमेल फीमेल पेरेंटल केयर ज़्यादा है जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। यानी वही एसोसिएशन हाइपोथेसिस के हवाले से हम यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये चीज़ कि पेरेंटल केयर कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये जो मुख्तलिफ हाइपोथेसिस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें कॉन्फिडेंस ऑफ पेटर्निटी, अगर आप फिशेस और रेप्टाइल से यानी रेप्टाइल फिशेस और रेप्टाइल्स जो हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की सूरत में
86% मेटरनल केयर होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की सूरत में अगर आप देखें तो 70% केसेस में जो फादर है वो पेटर्नल केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की सूरत में 86% केसेस में मदर प्रोवाइड करेगी केयर, और अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो वहाँ पे 70% केसेस में फादर केयर प्रोवाइड करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो वहाँ पे मेल ज्यादा केयर प्रोवाइड करते हैं, अगर फीमेल्स करेंगे तो 30% चांसेस हैं कि फीमेल्स करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें क्या समझ आया जी? आवाज अब मेरी क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, ये हम बात कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ हाइपोथेसिस हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर आप हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। आपको आवाज नहीं? अच्छा जी, अब आ रही है आवाज मेरी? यस मैम। अच्छा जी, तो ये नहीं है जो पीछे हमने हाइपोथेसिस पढ़ी है मुख्तलिफ, उसके मुताबिक अब ये देखिए, यानी अगर आप स्पीशीज में पेरेंटल केयर को ऑब्जर्व करें तो उन हाइपोथेसिस को आप कह सकते हैं कि वो दुरुस्त है। वो हाइपोथेसिस के बहुत सारी स्पीशीज पे वो अप्लाई हो सकती हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ गैमेट रिलीज, जहाँ पे साइमल्टेनियस फर्टिलाइजेशन, एग रिलीज हुए और फौरन उन्होंने मेल ने फर्टिलाइज कर दिया, तो वहाँ पे पेटर्नल केयर ही प्रोवाइड की जाती है 78%। जो माइक म्यूट करिए, यानी जो मेल्स हैं, जो मेल्स होंगे वो लास्ट पे गेमेट रिलीज करेंगे तो वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसी स्पीशीज हैं कि जिनमें वो मेल्स जो हैं वो पहले गेमेट रिलीज करते हैं, इसके बावजूद पेरेंटल केयर भी प्रोवाइड करते हैं। यानी बायो में कोई इस तरह कोई रूल नहीं होता कि ये लॉ है इस तरह से होगा, ठीक है। कि जो जिंदगी है उसमें जाहिर है बहुत सारी आपको नजर आती हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्सेप्शन नजर आती हैं कि अगर 78% केसेस में ये गैमेट रिलीज वाली हाइपोथेसिस ठीक भी है तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जहाँ पे ये वर्क नहीं भी करती हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये जो हाइपोथेसिस हैं ये किसी ना किसी हद तक इफेक्टिव है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप एसोसिएशन वाला देखिए कि जो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ केयर प्रोविजन जो मौजूद होगा पेरेंट वो ही प्रोवाइड करेगा। तो अब देखिए जो टेरिटरीज को डिफेंड करते हैं वो मेल्स डिफेंड करते हैं, तो वहाँ पे फिर जो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने वाला मेल है तो वहाँ पे टेरिटरी के अंदर ऑफस्प्रिंग को मेल ही केयर प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये चीज के बर्ड्स और मैमल्स में बायपेरेंटल केयर हमें नजर आती है, ठीक है, अमूमन। और फिशेस और एम्फीबियंस में जो है वो हमें एक पेरेंट केयर करता हुआ नजर आता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, फिशेस में भी सिचलिड स्पीशीज, जो कि बायपेरेंटल केयर जो है वो शो करती हैं, ठीक है। अब जहाँ पे बायपेरेंटल केयर है वहां तो समझ आते हैं कि चलो दोनों मिलके कर रहे हैं। जहाँ पे यूनिपेरेंटल केयर है और हम देख रहे हैं कि अमूमन ज्यादातर केसेस में वो केयर मेल प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वजह है कि मेल ही वो पेरेंटल केयर क्यों प्रोवाइड कर रहा है? उसकी वजह ये है कि अगर आप कॉस्ट एंड बेनिफिट देखें तो अगर मेल पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको इतना लॉस नहीं हो रहा, अगर फीमेल पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगी सिंगल पेरेंट के तौर पे तो उसको जितना लॉस हो सकता है।
जैसे हमने कहा कि ये जो माउथ ब्रूडर्स हैं तो यहाँ पे मेल केयर प्रोवाइड करता है। तो जो माउथ ब्रूडर्स हैं उनके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब वो माउथ में उनको उसको रियर करती हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, तो जाहिर है कि उनकी फीडिंग जो है वो लिमिटेड हो जाती है। जब फीड रिडक्शन होगी तो वेट लॉस भी होगा। तो वेट लॉस से जो फीमेल्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो बहुत डाउन चली जाती है एज कंपेयर टू मेल्स। तो इस वजह से जो मेल्स हैं वो फिर केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, ग्रोथ फेकेंडिटी एंड पेटर्नल केयर के जो फेकेंडिटी का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन, कितना उसका पोटेंशियल है रिप्रोड्यूस करने का। फर्टाइल का मतलब तो ये हुआ ना कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, फीमेल, तो उसको हमने कह दिया ये फर्टाइल है। लेकिन फेकेंडिटी का मतलब है कि उसका कितना पोटेंशियल है। तो अगर फीमेल्स जो हैं उनका जो बॉडी वेट है फीमेल फिशेस का वो डिक्रीज करेगा, तो इससे उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो इस वजह से उन्हें ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी अगर वो यूनिपेरेंटल केयर प्रोवाइड करेंगी फीमेल। तो इस वजह से फिर मेल जो हैं वो ही पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये बात कि पेरेंटल केयर कितनी सी प्रोवाइड की जाएगी, तो ये इतनी इस तरह से प्रोवाइड की जाती है कि जो पेरेंट्स हैं जहाँ पे उनकी अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो कंप्रोमाइज हो रही होती है, तो उस एक हद के बाद वो फिर पेरेंटल केयर छोड़ देते हैं कि अब जहाँ से प्रीडेटर से भी बच सकते हैं, खुद फूड भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर जो पेरेंट्स हैं वो ऑफस्प्रिंग को इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के दरमियान कंफ्लिक्ट भी आता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उस कंफ्लिक्ट को हम बाद में देखते हैं। पहले आप ये देखिए, कॉस्ट ऑफ पेरेंटल केयर इंक्लूड रिड्यूस्ड फ्यूचर सर्वाइवल और रिड्यूस्ड मेटिंग अपॉर्चुनिटीज। जो पेरेंट्स पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं उनका फ्यूचर सर्वाइवल रिड्यूस होता है। ठीक है, यानी उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है और उनकी मेटिंग अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं। जाहिर है कि वो एक दफा रिप्रोड्यूस करके अपने उन्हीं ऑफ स्प्रिंग्स को रियर कर रहे हैं, मजीद मेटिंग नहीं कर रही। ठीक है, तो उससे उनकी मेटिंग अपॉर्चुनिटीज भी रिड्यूस हो गई। अच्छा, ये आपको एडल्ट सर्वाइवल के लिए ग्राफ देख सकते हैं कि जहाँ पे पेरेंटल केयर प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे जो सर्वाइवल रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, पेरेंटल सर्वाइवल रेट आप ये देखिए, ये पेरेंटल केयर है ना, ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन, और ये उनका सर्वाइवल रेट। जैसे जैसे ये रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन बढ़ रही है ऐसे ऐसे सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मेटिंग अपॉर्चुनिटीज भी डिक्रीज होती हैं सर्वाइवल उसके साथ, पेरेंटल केयर प्रोवाइड करने के साथ। ठीक है, अब पेरेंटल इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं वो अपनी टेरिटरी को भी डिफेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, नेस्ट बिल्डिंग में भी, यानी अब जो बर्ड्स हैं वो ज़ाहिर है नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, वही उनकी अब थोड़ा सा इर्द गिर्द का वो इलाका वो उनकी टेरिटरी होगा। ठीक है, एग ले कर रहे होते हैं, इन सारे कामों पे वो जो एग्स को इंक्यूबेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यंग को फीड कर रहे होते हैं, उसको प्रीडेटर से बचा रहे होते हैं। लेकिन अब कितनी सी वो उसको केयर प्रोवाइड करेंगे, ये इसमें यहाँ पे इनके दरमियान कंफ्लिक्ट आता है। उस कंफ्लिक्ट को आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ये देखिए कि ये पेरेंटल केयर है। ठीक है, और ये टाइम ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, अब पेरेंट जो हैं वो यहाँ पे इतने टाइम के बाद उनको इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे और ऑफस्प्रिंग इतने रिसोर्सेज और ज्यादा ग्रैब करके यहाँ पे आके तो उसको छोड़ना चाहेंगे, पेरेंटल केयर से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे। तो ये जो दरमियान का इनका पीरियड होता है कि पेरेंट्स जो है वो पहले उस चीज को अपने ऑफस्प्रिंग को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, और जो ये है ऑफस्प्रिंग वो मजीद रिसोर्सेज को ग्रैब करना चाह रहे हैं। तो इस ये जो दरमियान का उनका एक पीरियड है इसको हम कहते हैं ये
कंफ्लिक्ट आ गया उनके दरमियान, तो इसको हम कहते हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान कंफ्लिक्ट है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? अच्छा जी, इसके बाद अब ये जो नेक्स्ट मैम फिर उन्हें लॉस होता है पेरेंट्स को? बिल्कुल, देखिए ना कि अगर वो उन्हें पालते रहेंगे तो वो खुद अपने मैम जब सारी एनर्जीज वहां पे इन्वेस्ट करें, तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन भी जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यानी कि अबंडेंट फूड रिसोर्सेज जब होते हैं तो उस दौरान ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर अपनी सारी एनर्जीज जो है वो इन्हीं चाइल्ड रेयरिंग में ही लगा देंगे एनिमल्स, तो इससे उनकी अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। अच्छा, ये जो पेरेंटल केयर जो है फिर सिबलिंग राइवलरी के दौरान होती है, तो उसमें ये होता है कि जो ज्यादा बेगिंग कॉल्स देते हैं परिंदे, अगर आप इन बर्ड्स ओके की मैम, बात करें फिर तो उनका लाइफ स्पैन भी डिक्रीज हो जाएगा इससे? बिल्कुल उनका लाइफ स्पैन भी डिक्रीज, तो जितनी ज्यादा पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं उससे उनका लाइफ स्पैन डिक्रीज होता है। ओके मैम। अच्छा, अब उसके बाद ना एक और चीज है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक स्पीशीज के जो ब्रीडिंग सीजन है दूसरी स्पीशीज, ये अमूमन बर्ड्स में देखने में आता है, उनका भी वही ब्रीडिंग सीजन है, तो वो अपने एग्स जो हैं वो दूसरे बर्ड के, दूसरी स्पीशीज के बर्ड के नेस्ट में ले करते हैं। अब जो उस इसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म। अब जाहिर है वो पैरासाइट के तौर पे वहां मौजूद है ना, उनको नुकसान पहुंचा रहा है और वहां से फायदा ले रहा है, यानी वहां से पेरेंटल केयर लेता है आफ्टर हैचिंग, और इंक्यूबेशन भी उस पेरेंट से लेता है, और जब उसके अपने ऑफस्प्रिंग आते हैं, यानी उससे चंद दिन पहले, ऑफस्प्रिंग से पहले वो उस पैरासाइट के जो एग्स हैं वो हैच होते हैं, और जो उस नेस्ट के जो नेस्ट बिल्डर है बर्ड, उसके अपने जो हैचलिंग्स हैं वो बाद में आएंगे, तो वो उनको बाज़ औक़ात किल कर देता है, उनको नेस्ट से गिरा देता है, या उसका साइज चूंकि बड़ा होता है वो ज्यादा बैगिंग कॉल्स देता है, तो वो फूड रिसोर्सेज जो है उसको फूड ज्यादा मिल जाती है, मदर उसको जल्दी से प्रोवाइड करती है। अब ये ब्रूड पैरासाइटिज्म जो है, मेरा ख्याल है मैं आपके साथ वो शेयर भी करूं। ब्रूड पैरासाइटिज्म जो है, यानी आप देखिए ना, ये कॉस्ट जो है वो पे कर रही है ना, कि जो जिसका नेस्ट है उसके अपने बच्चे जो हैं वो मर भी सकते हैं, उनको कम फीड भी मिल रही है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि ब्रूड पैरासाइटिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि परिंदे जो हैं वो ग्रुप्स में रह रहे हैं, तो एक बर्ड के जो ऑफस्प्रिंग है वो दूसरे ग्रुप में चले गए, तो वहां पे उनको पेरेंटल केयर मिल गई, वो उस ग्रुप ने उस बर्ड को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब वो एक अडॉप्शन वाला सिलसिला है, लेकिन ये ब्रूड पैरासाइटिज्म में तो अपने एग्स दूसरे के नेस्ट में ले करते हैं, लेकिन ये चीज एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये चलती आ रही है, ये किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है कि आप देखिए कि अगर वो इस चीज को छोड़ते हैं, ब्रूड पैरासाइटिज्म को अवॉइड करने के लिए, जिसपे उन्हें शक हो वो उसको पीछे करें, तो ये हमें कुकू बर्ड्स जो है ना, कुकूज, उनमें ये अमूमन ये हमें ब्रूड पैरासाइटिज्म नजर आता है, ये कुछ आउल्स हैं उनमें नजर आता है। अच्छा, तो इसका ये होता है कि अगर वो एडॉप्शन ना करें। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं इस बात को रिपीट करती हूँ कि वजह क्या है इस फिनोमेना के प्रिजर्व होने की, कि ये जो अब तक एग्जिस्ट कर रहा है, हालांकि जो नेस्ट, जिसका अपना नेस्ट है, उसके ऑफस्प्रिंग को नुकसान भी पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये क्यों फिर एग्जिस्ट कर रहा है? इस वजह से कि अगर वो ऑर्गेनिजम्स अपने वो उन पैरासाइट्स के ऑफस्प्रिंग को पीछे करें, यानी पैरासाइट का मतलब ना वही बर्ड्स जो कि उनके अपने स्पीशीज के नहीं है, उनके अपने ऑफस्प्रिंग नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को भी उन्हीं के चक्कर में किल कर दें, या फूड से डिप्राइव रखें उससे बचने के लिए,
उस अपने शक की बुनियाद पे, तो अब जो उसके ये यानी इसके नतीजे में जो नुकसान होगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा जो दूसरी स्पीशीज के ऑफस्प्रिंग को रियर करने में होगा। यानी उसमें तो उनके कुछ रिसोर्सेज जाएंगे ना कि मैम उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि हमारे एग्स हैं या किसी और स्पीशीज के हैं? नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं उनको कर सकते। अगर उन्हें उसमें कुछ शक होता भी है, कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं कि उनको अगर शक हो तो वो उसमें बाद औक़ात अपने ही अंडों को भी वो उसमें ज़ाया कर बैठते हैं। तो इस वजह से फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ब्रूड पैरासाइटिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसमें चलता जा रहा है। अब ये देखिए, ये जो स्लाइड है, व्हाई टॉलरेट पैरासाइट्स एग्स, क्योंकि अगर वो उसको रियर नहीं करते तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। उनके एग्स को रिजेक्ट करते हुए वो कहीं अपने एग्स को भी ना रिजेक्ट करें। जैसे वार्बलर एक परिंदा है जो ब्रूड पैरासाइट्स के उनके दूसरी स्पीशीज के एग को रिजेक्ट करते करते अपनों को भी रिजेक्ट कर देता है। तो इस वजह से फिर उसकी आप देखिए उसकी अपनी जीन्स भी आगे ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से जो नुकसान है वो कहीं ज्यादा है, बजाय इसके कि वो दूसरे के ऑफस्प्रिंग को ना रियर करें और उनको ना रियर करने के चक्कर में अपने भी उनके किल हो जाएं उनसे, या वो फूड से डिप्राइव्ड रह जाएं। इसकी बजाय बेहतर है कि 3 अपने पाल रहे हैं तो साथ चौथा वो उस पैरासाइट का भी पाल लेते हैं। तो इस तरह उनकी अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं होती। ठीक है, तो ये जो सारा था ये ब्रूड पैरासाइटिज्म के हवाले से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से? मैम ये पैरासाइट यानी इनके साथ कैसे, इनके अलग इनका नेस्ट नहीं होगा? पैरासाइट्स का यकीनन अपना नेस्ट होगा, लेकिन जिस तरह आपने देखा कि सारे पेरेंटल केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, तो इसी तरह जो पैरासाइट्स हैं वो भी बर्ड्स हैं, वो भी यकीनन अपना नेस्ट बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन वो पैरासाइट्स वही है ना जो दूसरों के रिसोर्सेज को, दूसरों को नुकसान पहुंचा के और उनसे फायदा ले लेते हैं। तो ये बर्ड्स में भी ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। मैम इन्होंने फिर एक बार एग ले कर दी भी उसके बाद नहीं देखना ना इन्होंने को केयर प्रोवाइड करनी है फिर बाद में? वो इसी वजह से वहां पे एग ले कर रहे हैं कि जो दूसरे उस नेस्ट का बर्ड है वो अपने बच्चों के साथ उसको भी केयर प्रोवाइड करे। और ये एक दफा मैं कहीं से पढ़ रही थी कि होता ही है कि वो उसी नेस्ट के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाते रहते हैं। यानी वो ना उन एग्स को खुद इंक्यूबेट कर रहे हैं, ना वो अपने ऑफस्प्रिंग को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो उस नेस्ट के करीब ही मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो आपकी तरफ से? नो मैम। चलिए ठीक है जी, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।